ऑन कर दिया। लाओ ठीक है भैया, हम लोग क्या कर रहे थे, हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे, हिस्ट्री कंटिन्यू और ज्यादा करते हैं। लाओ जीके वाली बुक देना। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की लिस्ट चल रही थी। यही बुक थी। सो स्वीट। चलो आगे चलते हैं। लॉर्ड एलन बरो, ये आदमी कौन है? लॉर्ड एलन बरो। रुक जाओ। लॉर्ड एलन बरो, डेट है 1842 1844। एलन बरो led the British during the annexation of Sindh and the war with Gwalior 1843, abolished slavery in 1843। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एलन बरो अबॉलिश स्लेवरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा भाई, स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी ये होती है कि किसी, देखो एक तो होता है नौकर और एक होता है स्लेव, बहुत फर्क होता है। नौकर को आप पैसे भी देते हो, स्लेव को पैसे वैसे नहीं देते, स्लेव को पीटते हैं। अच्छा, इंडिया में मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में लिखा है कि स्लेवरी नहीं थी, बिकॉज वो जहां से आया था वहां पे स्लेव्स को जंजीरों और बीड़ियों में रखा जाता था। हमारे यहाँ स्लेव्स को जंजीर और बीड़ियों में नहीं रखा जाता था, बल्कि ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगन बनाया था, स्लेवरी डिपार्टमेंट, इनकी देखभाल करने के लिए, और फिर दीवान खैरात भी बनाया था उनकी टेक केयर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। हमारे यहाँ स्लेव्स को इतने बुरी तरह से नहीं रखते थे, बट फिर भी लॉर्ड एलन बरो इंग्लैंड वाले ने स्लेवरी पूरी तरह से खत्म कराई। इतना भी मत टॉर्चर करो, स्लेव के साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो स्लेव के साथ, कुछ राइट वाइट कुछ नहीं होता उसके पास, कोई कानून की सुनवाई नहीं होती। स्लेव होता है, स्लेव मतलब गुलाम। नौकर और गुलाम में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गुलामी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? आ रहा हो। लॉर्ड हार्डिंगे वन 1844 से 1848, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हार्डिंगे प्लेड अ की रोल इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, नहीं जरूरत है। He suppressed the practice of human sacrifice among खोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा। बस याद रखो, उड़ीसा में कौन सी ट्राइब रहती है? खोंड ट्राइब। कैसे याद रखोगे? उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, बोलो। तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, अशोका ने कलिंग वॉर में कितने लोगों का खून बहाया था बताओ? तो उड़ीसा कलिंगा खून, तो खून से खूंड। तो अगर पेपर में आएगा डोंगरिया खोंड ट्राइब कहाँ की है, क्योंकि खोंड खून लिखा हुआ है पीछे, तो याद रख लेना उड़ीसा में। ये है हार्डिंगे वन। ये अब है आपका लॉर्ड डलहौजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक बार देख लेते हैं ना। वो ज्यादा जरूरत नहीं थी उसकी, ऑकलैंड की। लॉर्ड डलहौजी 1848। Dalhousie led the British in the Second Anglo-Sikh War and annexed Punjab in 1849. Very very important. Second Anglo-Sikh War और annexed पंजाब, पंजाब पे कब्जा कर लिया था 1849 में। इसका मतलब पंजाब से टोटल कितनी लड़ाई हुई है? 2 लड़ाई हुई है, 1 और 2। 2 में पंजाब हार गया। He introduced doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये थी कि बेसिकली डलहौजी का पर्पस क्या था। डलहौजी हमारे देश में इसलिए आया था कि अब काफी सारे राज्य हमने कब्जा लिए हैं, उन राज्यों में भी जो महाराजा बैठा हुआ है वो महाराजा पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और जो खासकर पावरफुल वाले हैं उसका राजा खत्म हो जाए, उसकी राजाशाही खत्म हो जाए। तो उसके लिए लेकर आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? अगर राजा जो भी है उसका खुद का सगा लड़के में वंश नहीं है तो वो अपनी गद्दी छोड़ दे, मतलब वो अब इनकॉम्पिटेंट हो गया है, लड़का पैदा करने लायक सक्षम नहीं रहा है वो, तो राजा छोड़ दो। ये नहीं कि गोद लेके बच्चे को राजा बना रहे हो तुम, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, राजा का बेटा अगर नहीं हुआ है तो वो गोद लेके किसी को नहीं बना सकता राजा। आपका बेटा नहीं हो पाया, आप अपना गिव अप करो, खत्म करो। तो गिव अप कर दोगे तो उस जगह पे आएगा कौन? ब्रिटिश आएगी। ब्रिटिश ये पॉलिसी लेकर आए। ब्रिटिश ने बोला हमारे इंग्लैंड में यही होता है, जब राजा बच्चे नहीं कर पाता है तो हम हटा देते हैं। पर डलहौजी ने ये नहीं बताया कि जब राजा के बच्चे नहीं होते वहां पे लड़का, तो वो अपने चाचा के बेटे को बनाते हैं, मौसी के बेटे को बनाते हैं, ऐसे करके रिश्तेदारी होती है।
फॉर एग्जाम्पल माँ बाप हैं बहुत पैसे वाले, संतान नहीं हुई, तो जब मरे तो पैसा कहाँ गया? चाचा पे, चाचा नहीं, चाचा के बच्चों पे, चाचा के, समझ में आ रहा? तो क्या करो, सारे भाइयों को मार दो, खुद ही मर जाओ, चाचा के पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए कई बार देखते हो कि चाचा मरवा देते हैं। खैर वो अलग कहानी। अच्छा उस पिक्चर में यही था, KGF पिक्चर बता रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जब राजा खुद अपना सगा लड़का नहीं करा पाया, अब इंग्लिश में बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ हैविंग अ मेल हायर, HEIR, the king now has to give up his kingship। अच्छा इसमें कौन है? He annexed the doctrine of, he introduced the doctrine of lapse, which allowed the British to annex territories if the ruler died without a male heir, HEIR। बिटिया हुई तो नहीं, गोद लेके भी नहीं, अच्छा ठीक है। डेलहाउसी, अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बगल में आप लिख दो, इसकी ट्रिक है। सबसे पहला कौन सा था? सतारा, बोलो सतारा। सतारा मतलब महाराष्ट्र में जहां पर छत्रपति महाराज बैठते थे उस जगह को बोलते सतारा, जहां पे पेशवा बैठते थे उसे बोलते थे पूना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सतारा और पूना। सतारा में कौन बैठते हैं? छत्रपति महाराज, छत्रपति मतलब राजा, ठीक है। इसमें से एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी थे। पहला सतारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले किसे उड़ाया? सतारा, ठीक है। दूसरा है संभलपुर, संभलपुर था उड़ीसा में। तीसरा है उदयपुर, राजस्थान, लेक सिटी है ना, तालाब। फिर नागपुर, 4 नंबर पे कौन है? नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। संतरे बहुत फेमस है यहाँ पर, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। और नागपुर में जो राजाशाही थे वो थे भोसले। भोसले राजाशाही कहां से राज करती थी? नागपुर से, ठीक है। हाँ वही, नाक में ठूस, सॉरी, ठीक है। फिर लास्ट नंबर पे था झांसी, बोलो। झांसी में जो राजा थे उनके खुद के सगे लड़का बेटा नहीं था, ठीक है। इस वजह से बाय बाय। नहीं बस इतना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इतना ही याद रखना। सतारा, संभल, उदय, नाग, झांसी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये 5 हो गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। ये 5 थे, सीक्वेंस से आपके पेपर में आता है। किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कैसे याद रखोगे? हाउजी, हाउजी, हाउस के अंदर देखता था लड़का है कि नहीं है, ठीक है। हाँ। Dalhousie initiated the construction of the Ganga Canal in 1854 and the railway network which was first with the first line completed in 1853. Dalhousie ने 1853 में क्या लाया था? रेलवे लाइन। Who introduced railways in India? Lord Dalhousie। बताते हैं, बॉम्बे टू थाने चलाई थी पहली ट्रेन। उस ट्रेन में माल क्या रखा था? लकड़ियां, ठीक है। लकड़ियां काट काट के रखी थी, लकड़ियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया था पहला पहला। इसके रेल के डिब्बे का नाम भी था, इंजन था साहब, ऐसे इंजन का नाम था साहब, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट था, IIT रुड़की टाइप, वहां पर ये बनाया गया था इसका इंजन। ट्रेन चलाई, ट्रेन का क्या पर्पस था? अब बोलो। इससे बोला गया था इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स। आपको अगर SSC पेट निकालना है, CHSL निकालना है तो इतना काफी है। हु इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो राजा राम मोहन रॉय थे, मेकर कौन है? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का पूरा नाम क्या था? राम से डलहौजी। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया? डलहौजी लेकर आया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन से थे? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। फिर उसके बाद हु इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। रेलवेज कहां से चली? बॉम्बे टू थाने। साल क्या था? 1853।
ये सब एसएससी पेट और पीसीएस में, शायद लोअर पीसीएस में ये आ जाए। अब आईएएस की बारी आती है। आईएएस में क्या आता है, कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्या आते हैं, अब सुनो। ये क्या करता था डलहौजी, इसे चाहिए थे पैसे, अभी भी कंपनी काम कर रही थी, इसने कंपनी काम कर रही थी, इसे चाहिए थे पैसे। इसने बोला कि मैं रेलवे बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि रेलवे कितना यूजफुल है इंडिया में। तो इसने इंग्लैंड में जो रेलवे वाले लोग थे उनसे कांटेक्ट किया कि तुम अपना एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे खोलो और मैं दुनिया भर को दिखाऊंगा कि जो कितना सक्सेसफुल है रेलवे, और फिर हम लोगों को बोलेंगे कि ये देखो इन्वेस्टमेंट, और वो आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। क्या करेंगे, जैसे हम यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, लखनऊ में, नोएडा में, हम यहाँ पे उनको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद जाते हैं और दिखाते हैं मशीन गन चला के कि देखो कम, मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसे बोला गया था इन्वेस्टमेंट्स इन। अच्छा, बट बात क्या है, फर्क क्या है, जो यूपी गवर्नमेंट कर रही है, ब्रिटिश ने क्या किया था, फर्क क्या इन्वेस्टमेंट में, यूपी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट मंगा रही है उससे जो इनकम जनरेट होगी वो यूपी में ही यूज होगी या फिर इंडिया के विकास के लिए। बट लॉर्ड डलहौजी जो इन्वेस्टमेंट मंगाता था यहाँ पर, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो वापस इंग्लैंड के लिए यूज होता था और कंपनी के अंदर के लिए। कंपनी ने वो रेलवे बेसिकली इसलिए खोली थी ताकि जो फौजी हो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाए। बोलो, कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वाज प्योरली सेल्फिश नेचर, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नेचर का था। ठीक है, तो आपके समझ में आया ना। ही एस्टैब्लिश द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट 1852। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी याद है ना, टेलीग्राफ मतलब तार, पहले तार भेजा जाता था, टेलीग्राफ पे यहाँ बटन दबाओगे तो दूसरी जगह पर जाके वो होता था, टेलीग्राफ पहुंच जाता था, जल्दी से मैसेज, तुरंत की तुरंत मैसेज पहुंचाना, ट्रेन चलाना, ये सब कंपनी के इन्वेस्टमेंट थे इंडिया में, जिसका प्रॉफिट वो अपने देश वापस भेज देते थे। आपको पता है अभी चाइना क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक पोर्ट है, उसका नाम है ग्वादर पोर्ट, वो चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना पाकिस्तान में सीपैक डेवलप कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो पता है क्या है, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अब दुनिया को क्या लगता होगा कि चाइना कितना पैसा लगा रहा है मेक इन पाकिस्तान में, हमारा मेक इन इंडिया है तो चाइना क्या कर रहा है, मेक इन पाकिस्तान। बट आप फोकस करो कि अंदर की डिटेल क्या है। अंदर की डिटेल ये है कि चाइना जहां पर इन्वेस्ट करके बना रहा है वहां पे जो लेबर लगाया गया है वो चाइनीज है। सोचो, चाइना पहले तो पैसा भेजता है, उस ग्वादर पोर्ट को एक्वायर किया, जगह को, अपनी लेबर बुलाई है, उससे वहां काम कराया है और अपने ही लेबर को पैसे देगा, और पाकिस्तान वाले खड़े होकर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पुल बनता है, कोई ब्रिज बनता है, कोई मेट्रो बनती है, तो हमारे लेबर को नौकरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जापान की हेल्प ली दिल्ली मेट्रो बनाने के लिए, अब जापानी अपने लेबर ले आता तो हमारी लेबर को पैसे मिलते, हमारे लेबर खड़े को देखते रहते, वो बना बनू के चला गया, हमसे पैसे ले गया दबा के, लेबरों के ही पैसे ले गया और बनाने के पैसे भी ले गया, और जो बनाया है उसकी रॉयल्टी भी लेगा। मैंने बनाया, मैंने बनाया, तो चलिए। भारत क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहती है? नहीं, हम ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस तू आ, अपनी फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे किसी प्राइवेट आदमी को दे दे, ठीक है, अंबानी अडानी, और लेबर उस एरिया की लोकल लेबर हो। और जो पढ़े लिखे वाले हैं लेबर, जो पढ़ी लिखी लेबर, स्किल्ड लेबर, वो आईआईटी वाईआईटी से तू रिक्रूट करा ले। हम किसी कंपनी को बोलते हैं कि तुम यहाँ के एस्टेब्लिश करो, बट तुम्हारा मैनेजेरियल वर्क होगा या सीनियर वर्क होगा, ऊपर देखना, अंदर का इंटरनल वर्किंग सारे हमारे देश की लेबर करेगी। ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में और लेबर कोड ऑफ इंडिया में, हमारी लेबर आएगी, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा सिर्फ वो ऊपर होगा, चेयरमैन, बॉस, मालिक, हाँ, और टैक्स यहाँ पे दोगे। बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है हमने, तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला है, टैक्स में थोड़ी छूट है, ज्यादा छूट नहीं है कि फ्री में, नहीं नहीं नहीं, फ्री में कुछ नहीं होता है यहाँ पर। भारत सरकार को पैसा चाहिए, क्यों, 140 करोड़ लोग पालने हैं, इतनी सी आंच ना आए किसी को 140 करोड़ में, ये है हमारा फिलॉसफी। चलो ठीक है,
एंड द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट किस साल आया था? 1854। आपको पता है पोस्ट ऑफिस का क्या यूज है? पोस्ट ऑफिस का आज के टाइम पर भी बहुत यूज है। आपको जब फॉर्म भरना होगा पासपोर्ट का या एग्जाम का, आपका प्रीलिम निकल जाए तो मेंस का फॉर्म आपको चिट्ठी डालनी पड़ती है टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये नहीं कि ईमेल कर दो, नहीं नहीं, चिट्ठी डालोगे, उससे एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। बोलो, इस एड्रेस से चिट्ठी गई है, ये इसका पिन कोड नंबर है, ये एड्रेस है, मतलब ये इंसान कहीं रहता है, कोई ठिकाना है इसका। जी नहीं कि वो बांग्लादेशी रेफ्यूजी है, फिल्म निकाल दिया इसने, ऐसे नहीं भाई। पासपोर्ट में भी आपके घर आएंगे, आसपास पूछेंगे भाई कैसा आदमी है, आज ही तो नहीं फिट हुआ है, कई टाइम से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, पिछले 6 महीने के बिजली के बिल दिखाओ। तो मैंने दिखा दिए 5 साल पुराने बिजली के बिल, नहीं नहीं नहीं, अभी इस साल के दिखाओ, स्टेपल होगा, जेरोक्स कॉपी होगी, पता नहीं क्या क्या, ओरिजिनल चाहिए। थाने से रिपोर्ट जाएगी, थाने वाले आएंगे, सबसे पहले सर्वे करेंगे, एविडेंस इकट्ठा करेंगे, आसपास से पूछेंगे और रिपोर्ट करेंगे सीनियर को। यही है अधिकारी का। पोस्टल पोस्ट ऑफिस समझ में आया? अच्छा आप मुझे बताओ यार, तुम रिवोल्ट करना चाह रहे हो ब्रिटिश के अगेंस्ट, तुम्हारे फौजी बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, मेरठ में है, मेरठ से बंगाल जाने में पैदल कितना टाइम लगेगा? बहुत। घोड़े से टाइम लगेगा? बहुत। उस पे बाई चांस वो तोपें लेके जा रहे हैं तो और यार टाइम लगेगा धक्का दे दे के। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश रेलवे से जा रही है, नेक्स्ट स्टॉप मेरठ, दरवाजे बाई ओर खुलेंगे, उतरे हैं सबके सब लैस मशीन गन लेके, और टेलीग्राम के थ्रू हमने जल्दी नोटिफाई कर दिया। यहाँ पर पता है क्या था? कमल का फूल और चपाती रोटी लेके भेजते थे। अगर रोटी भेजी है इसका मतलब अनाज भिजवा देना, कमल भेजा है इसका मतलब 1-2 दिन में अटैक करने आ रहे हैं हम। ये हमारे चीट कोड थे, सीक्रेट कोड, हिंट होते हैं ना। मैं तुम्हें पासवर्ड बता दे रहा हूँ, अगर सब ठीक हुआ तो 2 बार ताली बजाना, अगर गड़बड़ हुई तो खांस देना। ये तो होते चीट कोड। ऐसे कोई बात छुपानी होती है तो कौन ही मार देते हैं ना, क्या बता रहा है, ये नहीं बताना होता है, चुटी काट लेते हैं, या कोई बात इग्नोर कर खा। कमरे में घुसने से पहले ताऊ जी क्या करते हैं? बहु घूंघट कर लो, होता है कि नहीं? होता है। हमारे देश में कमल का फूल और चपाती दे रहे थे रिवोल्ट में, और ब्रिटिश टेलीग्राम, यहाँ से फौजी निकल गए हैं, आप पे आ रहे होंगे 3 घंटे में ट्रेन से, उनके वाले अभी 30 दिन लगेंगे आने में, आप 3 घंटे में पहुंच के पूरी किलेबंदी कर लो, ऐसा कर लो कि एक भी ना मरे, तो इनसे तुम जीतोगे। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पूरा दिमाग सेट है भाई, कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे 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 करके टुक कर देंगे। जो व्यक्ति का प्रीलिम मीन्स बार बार निकले जा रहा है, जो व्यक्ति बिल्कुल परेशान नहीं है, और एक है पहली पहली बार मीन्स देने गया है, प्रीलिम बाई चांस निकल गया, बाई चांस नहीं निकलता है, प्रीलिम निकला पहली बार, अब वो इतने टाइम से प्रीलिम में लगा था, मीन्स की तैयारी नहीं करी, और मेन सामने विशाल का आ गया उसके, अब क्या करेगा वो? वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, टेस्ट सीरीज वाले एकदम चिपक के बैठ के नहीं बताएंगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक बताएगा तुम्हारी, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट होता है उसमें ए कैपिटल करो, छोटा ए नहीं करो, ये वो नहीं बताएगा। छोटा ए मतलब एक्टिंग या एक्ट, नॉर्मल जो एक्ट करते हैं ना, ही इज एक्टिंग लाइक अ फूल, नौटंकी करने वाला। कैपिटल ए लगाते हो तो कानून बन जाता है वो, एक्ट, एक्ट ऑफ लॉ, कैपिटल ए लगाने से। छोटा एच लगा के हाउस लिखा आपने तो आपका घर, कैपिटल एच लगा के हाउस लिखा तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैपिटल एच से हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस, द 2 हाउसेज में एच कैपिटल लगा, लोकसभा राज्यसभा में। अब वो पहुंचा मेंस देने, अब जो 2 पेज का आंसर है वो 1 पेज लिख पा रहा है, 3 पेज में वो 1.5 पेज लिख पा रहा है, और जो पहले से सेठ जी बैठे हुए हैं वहां पर पुस्तों से आ रहे हैं मीन्स देने, खटाखट। सो आप तलवार लेके जा रहे हो और सामने रफेल खड़ा है, अब फर्क समझ में आया? कितना बड़ा डिफरेंस है, तुम तलवार लेगो, रफेल, और कैसे फेंकोगे? और छाई भी नहीं काट सकते उसकी। अब समझ रहे हो? डसॉल्ट कंपनी का फ्रांस से मंगाया, अपना भी नहीं। आजा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या भेजा? रफेल भेजा। पहली बार यूज हुआ भाई, ऐसा लगता था देखने के लिए रखे रखे बस रिटायर हो जाएंगे। Dalhousie focused on public works.
क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड रिस्टोरिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड। अब यहाँ लिखो पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डलहौजी। पीडब्ल्यूडी जो देखते हो ना, पीडब्ल्यूडी भी गाड़ी आई है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। भाई आगरा मेट्रो बनाने में, पुल बनाने में पीडब्ल्यूडी, ये सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? डलहौजी ने स्टार्ट किया था। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और अच्छी किताब, इसमें कुछ सुना दे रखा। खैर, ग्रैंड ट्रंक रोड को वापस से ठीक किया इसने। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड थी, जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी, जो कि पेशावर पाकिस्तान से सोनागाची वेस्ट बंगाल तक चलती थी। बोलो, हाँ याद रहेगा ना। पेशावर पाकिस्तान से सोनागाची वेस्ट बंगाल तक की रोड बनाई। सोचो, पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल तक की सड़क बनाई थी किसने? शेर शाह सूरी ने। 5 साल का टर्म था बस, 1540 से लेकर 1545 तक, बस 5 साल के लिए रूल था। और उसमें रोड बना दी इतनी बड़ी कि आज तक माना जाता है कि वाह, उसी रोड को हम डेवलप करते रहते हैं। कोई उसे एमजी रोड कह देता है, कोई उसे अभी भी रिपेयर करते रहते हैं। कोई ठोस सड़क बनाई उसने, जीटी रोड। कॉन्टिनेंटल जीटी, वो खैर बाइक है। मस्टैंग जीटी, ग्रैंड टरिज्मो टर्बो, छोड़ो, बाइक है ना वो। इंटरसेप्टर जीटी है, वो भी है, वो रॉयल एनफील्ड की। इम्प्लीमेंटेड चार्ल्स वुड डिस्पैच इन 1854। बोलो, चार्ल्स वुड डिस्पैच इन 1854। चार्ल्स वुड नाम का एक अंग्रेज आदमी था। क्या था? अंग्रेज आदमी था। इसको बुलाया था कि तू एजुकेशन जरा ढंग से देख हमारे देश में, कि ये जो रिवोल्ट वोल्ट करने वाले लोग हैं, ये किस बात पे रिवोल्ट करते हैं? कि धर्म पे बेइज्जती कर दी, कि मैं ये चमड़े का नहीं करूंगा, और मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो इस तरह की एजुकेशन करना इस देश में कि ये लोग प्यार मोहब्बत से रहें और थोड़े समझदार बने, कि हम लोग इनके भलाई के लिए कर रहे हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हो तो बोलते हैं कि तेरी भलाई के लिए मारा, अब तो कहीं कूद जाता तो मर जाता। ट्रेन में तो कोई बच्चा लटक रहा है, जैसे कहीं कूद रहा है, कोई सुज कर रहा है चलती ट्रेन में, तो पकड़ के चांटा नहीं दोगे उसमें, फिर बोलोगे भी तेरी भलाई के लिए दिया है। वरना बच्चा कहेगा मारते रहते हैं मुझे तो हर जगह। बोलोगे देख, ये देख, ये ले रहा हूँ, सेब ले रहा हूँ, सेब फेंका मैंने, बता देख क्या हुआ हाल सेब का। तू चाहता है खोपड़ी का हाल ऐसा हो? सो उसे दिखा दो, एग्जाम्पल दो। हाँ, ये देखिए पेन है, ये देख, एक वहां छूट गया, छोड़ा हूं तुझे। खैर, हाँ, फिर वो देखना तुम्हें भौंकेगा, जाइए गुरु जी। दिखा दिया इनने। आप क्या करते हो? बच्चों से थप्पड़ मार देते हो, हट निकल यहाँ से। एक बार उसे समझाओ भी, समझने में वो कहेगा ज्ञान दे रहा है। एग्जाम्पल्स, ये देख क्या हुआ संतरे का, कुछ बचा है इसमें से? ऐसे होता है ना, बच्चे को बोलते हैं तमीज से रहो, टीटी आ रहा है, तो बच्चे का क्या कर रहा है टीटी, तो दिखा भी दो एक बार, जब टीटी किसी को मारता है 2 चांटे करके ट्रेन से फेंकता है, दिखा, अरे बाप रे टीटी। बच्चे को जरूर दिखाओ सीआईडी और पुलिस वाले क्या करते हैं, तो कहेगा अरे पापा पुलिस। डर आ जाता है ना बच्चे, फिर तो संभल के रहो, तभी तेजी से रहो, लड़कियों की इज्जत करेगा। वरना वही बाद में लड़की बदतमीजी कर रही है, एसिड फेंक दे। पुलिस का डर नहीं है इसका मतलब, डर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। थोड़ा भय रखो, बोलते हैं ना, थोड़ा तो भय रखो यार। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड ने क्या बोला? इसने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन हिंदी में कराओ या वर्नाकुलर भाषा में कराओ, जो जहाँ की मदर टंग हो। जैसे कोई बच्चा तमिल भाषा है, कोई तेलुगु है, कोई मलयालम है, कोई उड़िया है, कोई मराठी है, कोई सिंधी है, कोई कोंकणी है, ठीक है, मैथिली है, भोजपुरी, तो उस भाषा में उसको प्राइमरी एजुकेशन कराओ। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 4th क्लास तक कराओ उसमें, उसके बाद से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। अगर प्राइमरी वर्नाकुलर में कराओगे, उसकी मदर टंग में कराओगे, तो वो चीजों को अच्छे समझता है। बचपन से ही आप उसे इंग्लिश में रखोगे तो अपने माँ बाप को ही भूल जाएगा। बोलो, माँ बाप बोल रहे हैं हिंदी, बच्चा बोल रहा है इंग्लिश। अब माँ बाप को ना इंग्लिश समझ में आए, ना बच्चे को हिंदी समझ में आए, तो वो
माँ बाप और बच्चे में इतना गैप हो जाएगा कि बच्चा हो जाएगा अंग्रेज, माँ बाप हो जाएंगे इंडियन, और फिर आगे वाली जनरेशन सब अंग्रेज होगा, इंडियन खत्म। तो बस समझ गए ना, माँ बाप बच्चे को देखे जा रहे हैं, मेरा ही है तो, कह रहा है गंदे पापा, है ना, बैड डैड। हाँ, इसका गलत नहीं कह रहे ना। तो चार्ल्स वुड ने ये बहुत बड़ा काम किया हमारे देश के लिए। क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर में रखी ताकि माँ बाप से कॉन्टेक्ट बना रहे बच्चों का, और हायर एजुकेशन इंग्लिश में रखी कि ताकि साइंटिफिक डेवलप करे टेम्पर, ये ना करे सती और बिडोरी मैरिज को रोकना, और ये फीमेल इन्फेंटिसाइड बच्चों को मार देना, स्लेवरी, जात पात, इतनी गंद भर रखी थी। मेरा इलाका मेरा घर, वासुदेव कुटुंबकम लिखते हैं बस, असली में मानो तो बताएं। रीजनलिज्म खत्म हो जाएगा देश से, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म। हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं फालतू बने में, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। किसके लड़ रहे हो? तेरे भगवान अच्छे, मेरे भगवान अच्छे, अब कौन से देखे तूने? नहीं देखे तो नहीं है, फील किए हैं। हाँ तो तेरी फीलिंग मेरी फीलिंग क्यों लड़ रहा है भाई? तेरी फीलिंग तुझे मुबारक, मेरी फीलिंग मुझे मुबारक। समझ में आ गया? नहीं लड़ रहे हैं, और लड़ने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? वो लेकर आया है, कौन सी मिसाइल है उसकी फतेह, हम लेकर आए ब्रह्मोस, वो ईरान की है। इसलिए तुम अलग फीलिंग करते हो, मैं अलग फीलिंग करता हूँ, चलो लड़ते हैं। वो भी किससे? इतनी बड़ी बड़ी हथियारों से। फीलिंग पे लड़ रहे हो, होती है फीलिंग, पुष्पा भाव की फीलिंग। चलो छोड़ो। चार्ल्स वुड डिस्पैच इज नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। प्लीज राइट दिस। मैग्ना कार्टा मतलब सबसे बड़ा जनक, फादर। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे बोला गया है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। कई लोग लगा देते हैं मैकॉलेज एजुकेशन मिनट, नहीं, मैकॉले से भी ऊपर था चार्ल्स वुड का मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा, MAGNACARTA, कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वाज ऑफ चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 अंडर लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Vernacular education till primary and higher education in English language for overall and inclusive development of Indian society. इंग्लिश एजुकेटेड रहोगे तो तुम इंग्लिश वाली चीजें डिमांड करोगे, तुम मांगोगे बढ़िया वाली सैंडल लाओ, बढ़िया वाली चीजें लाओ। तो जो कैपिटलिस्ट मार्केट है वो आपको सप्लाई करता था। अगर आप स्वदेशी रहोगे तो आप पहनोगे वो चरखे का बना हुआ लंगोट, और अगर आप पढ़े लिखे होगे तो अब आप मांगोगे भाई जॉकी की बनियान। तो जॉकीज अमेरिकन, वहां से आ रहा है भाई तुम्हारा। अमूल माचो, पर जॉकी जॉकी है। बिग शॉट अपना सा नहीं लगता। बिग शॉट रूपा क्या छोड़ो। एंड एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। से 3 यूनिवर्सिटी बनाई, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में। अच्छा ये क्यों करता था? ताकि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है, वो हमेशा ब्रिटिश के सपोर्ट में रहे। फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, इंटेलेक्चुअल्स मतलब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग। आज के टाइम पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी किसे बोला गया है? जो न्यूज मीडिया में आके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुधीर चौधरी हो गए, आज तक वाली हैं, है ना, हम तो भूल जाता हूँ मैं लोगों का, इतने फेमस है, इतने आते रहते हैं, और है ना बुद्धिजीवी मानते हैं। ये जो बात बोल देते हैं मेरे घर में वही चलता है। अंजना ओम कश्यप है, ठीक है, जो भी है, ये जो बोल देंगे वही वही, ऐसा लगता है मुझे यही है असली गीता लिखने वाले नए जमाने के। इनने बोल दिया और करने भी लगे अब तो, कि आज का ज्ञान, और सब घर वाले हाँ भाई सही कह रहा, आज का ज्ञान। मोटिवेशन कोट्स आने लगे, इंस्टाग्राम पे देखो रील में न्यूज वाले मोटिवेशन दे रहे हैं उसको, मैं वाह वेरी गुड, यही सुनने में रह गया था, यही है ना। तो ये कौन है? इंटेलेक्चुअल। अच्छा ये लोग क्या करते हैं? ये लोग काफी भीड़ को कंट्रोल करते हैं। कोई भीड़ बगावत पे ना आए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को साफ साफ शब्दों में लोगों को समझा देते हैं कि बुरा मत मानो नोटबंदी का, तुम्हारे भले के लिए हुआ है, बुरा मत मानो
लॉकडाउन का तुम्हारे भले के लिए हुआ है, वरना इतने लोग तुम रोक सकते हो? ह्यूमन बीइंग है सोशल एनिमल। हम चाहते हैं बाहर जाकर डोलना, किसी को छेड़ना, किसी से मजे लेना, दोस्तों से बैठे हैं चाय पी रहे हो, वे तेरे घर में कोई पिटा, हाँ घुसने में आदत आती है। इसलिए बिग बॉस चल रहा है, क्योंकि हमें दूसरे घर में घुसना मजा आता है। अपने घर में केस हाँ दूसरे में देख रहे हैं, अपने में नहीं है, दूसरे में देखते हैं, फिर लगता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं फिर मारेंगे, उससे नेगेटिविटी लेके आप यहाँ नेगेटिविटी करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, उसने बोला था कि ये इतनी नेगेटिविटी दिखाते हो आप कि लोगों के घरों में नेगेटिविटी हो गई है। वो देख रहा है कि वो मेघालय में छत से फेंक रही है, टैंकर काट रही है, तो घर में भी सोचता है तू भी ये करेगी मेरे साथ। जैसे बागबान पिक्चर देख के लगता है बच्चे ऐसी करेंगे हमारे साथ। रिलेटेबल रील आ रही है कि दोस्त धोखा दे रहा है, फिर अपने दोस्त पे देखने लगे ये मेरी फोटो स्टेटस लाइक नहीं कर रहा है, अगला यही है दुश्मन। और क्या, बर्थडे पे दोस्त को विश ना करो तो वो नाराज हो जाता है। मेरे को, मैं करता नहीं किसी को, वो मेरे से कहते कट्टी। अरे यार कोई क्लास 4th-5th में थोड़ी ना कट्टी, मार देते मैं ठीक है। क्यों हमारा दिमाग 4th-5th का ये रील की वजह से, ऑनलाइन की वजह से हुआ है। 4th-5th जैसे ही हो गया है। पल में कोई मोटिवेशन दे दे तो हाँ भाई आज से यूपीएससी, पल में कोई डिमोटिवेट कर दे यार सोच रहा हूँ बैंक में नौकरी कर लें, हाँ कुछ नहीं अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, अगले दिन ये कर लेते हैं, अगले दिन वो कर लेते हैं। डोली चाय वाले को देख लिया, अरे बाप रे क्यों करी हमने बीटेक की डिग्री। अब तो चाय और पत्थर बज रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। खैर लॉर्ड डलहौजी धन्यवाद, 4 फुट डिस्पैच भेजा आपने, कम से कम ये किताब पढ़ पा रहे हैं। एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज इन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 चीज के लिए इसलिए करता था ताकि बुद्धिजीवी कंट्रोल में रहे। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल गांव में एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी जो है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आए हुए हैं। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जानबूझ के उन्हें पढ़ाया गया अच्छी अच्छी चीजें जो सरकार कर रही है। अब वो जब गांव आएंगे, गांव में 200-300 लोग बैठे हैं, तो बोलते हैं अरे मास्टर साहब आए हैं, प्रोफेसर साहब आए हैं। तो वो आए बैठे चौपाल में, मास्टर साहब वो क्या कर रही है सरकार, बेइज्जती लग रही थी। अरे सरकार तेरे भले के लिए कर रही है, आज वो स्कूल खोली है, कल को तेरा बच्चा जाएगा पढ़ लिख के पैसे कमाएगा, तू अमीर हो जाएगा। तो सरकार अगर कोड़े भी मार रही है तो तेरी भलाई के लिए। तो सारे गांव वाले चुप रहते थे, शांत रहते थे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आया है। इसको बोला जाता था न्यूज़पेपर रीडिंग। बोलो जन चौपाल आज के टाइम पे बोलते हैं। आज के टाइम पे जन चौपाल या पंचायत, ई पंचायत, आज के टाइम तो ई पंचायत, ई पंचायत, ई चौपाल। ई चौपाल पता क्या है, एक ग्राम सभा बैठी है, ग्राम पंचायत हुई है, और एक बड़ा सा वो लगाया हमने प्रोजेक्टर या फिर ये बोर्ड, उसमें हमने उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, विलेज डेवलपमेंट अफसर, ये सब उसका वीडियो चलाया है, और वो गांव वालों को समझा रहे हैं या फिर ऑनलाइन बातचीत हो रही है। अब इतने गांव सब में थोड़ी ना जा सकते, और एक ही चीज बोलनी है हर गांव में, तो क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दो। आया, अब गांव वालों को बताया कि देखो बारिश अब ही 2 दिन बाद होने वाली है, तो ये चीजें कर लो। जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल कैसे बनता है ये बता दिया जन चौपाल में। अरे मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के, वहां पर हरी पर्वत चौराहे पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे वीडियो पता है किसका आता है, फोटो दिखाते रहते, स्लाइड चलती रहती है कि अगर सांप काट ले तो क्या करें। हरी पर्वत बीच बीच सिटी में तुम दिखा रहे हो सांप काट ले तो क्या करें। खैर फिर मैंने बोला चलो कुछ तो दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं जन संपर्क, मतलब लोगों से संपर्क बना रहे ताकि लोग विद्रोह ना करें। बोलो बात ही नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, तो लोग क्या करेंगे, सरकार बदल देंगे कि नहीं। याद आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बोलते ही नहीं है। वो थे हमारे प्रधानमंत्री, सबको शिकायत थी, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते निगाह हटा दिया। आज ऐसे आए वो चुप ही नहीं होते, चुप ही नहीं होते। हाँ अरे ठीक है, हाँ हाँ सरदार है असरदार, यही तो डायलॉग था। तो बीजेपी बोलती सरदार नहीं है असरदार, दोनों के कोट हैं भाई, ठीक है। एक बोलता नहीं था, एक चुप ही नहीं होता। हाँ दोनों है हर तरीके के, बट हमें वही पसंद आता है जो चुप नहीं होता है, बोलता रहे भाई, तू बोल बोल बोल। तो अच्छा लगेगा। डेटा इज द न्यू ऑयल, नया तेल क्या है, डेटा, ज्ञान। बोल भाई तू बोल, हम तेरे साथ है, पैसा मिलेगा।
आपके समझ में आ रहा है? इंटेलेक्चुअल्स का रोल क्या था? टू कंट्रोल द मासेस थ्रू अवेयरनेस जनरेशन। इसीलिए सिविल सर्वेंट को तब पढ़ाया जाता है और उनका डायलॉग होता है, सिविल सर्वेंट्स आर द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी। समाज में अगर चेंज लाना है तो सिविल सर्वेंट असली एजेंट है। कैसे? आप लोगों को बताओगी इतना बिजली का बिल आता है तुम्हारा बिक्कू, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, सोलर पैनल लगा ले, भारत सरकार की सब्सिडी दे रही, इतना कुछ कर रही है, तो आप क्या बोलते हो? थोड़े दिन बाद सरकार और ज्यादा सब्सिडी देगी, तब एक दिन ऐसा आएगा सरकार खुद ही लगा देगी, तो उस दिन का वेट कर रहे हैं। सरकार ही आएगी लगाने कि तू तो लगाएगा नहीं अंजड़, हम ही लगा दे रहे हैं। मैं भी वेट उसी का कर रहा हूँ, सोलर पैनल भारत सरकार ही लगा दे, रूफटॉप। आइडिया दे रहा हूँ भारत सरकार को कि आप ही लगाओ, अब हमसे ना हो पा रहा। आपके समझ में आया क्यों यूनिवर्सिटी खोलना चाह रही थी? अपना फायदा। हमेशा बताना ब्रिटिश अपना फायदा देखती थी कि ये लोग हमें रूल करने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, तभी तो यार सोचो 1857 में यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई थी, आज 2025 चल रहा है, एंड 1947 में आजादी मिली है। महात्मा गांधी ने सबसे आते पहले बोला कोई नहीं जाएगा इनके कॉलेजों में, कोई नहीं जाएगा इनकी यूनिवर्सिटियों में, वापिस से गुरुकुल जाओ, मदरसा जाओ, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, नेशनल एजुकेशन लेकर आओ, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाओ, बीएचयू बनाओ। 1915 में ही बना दी उन्होंने बीएचयू आते ही। मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, बट फीता किसने काटा था? महात्मा गांधी जी ने। क्यों? स्वदेशी एजुकेशन कराओ। ये चाह ही रहे हैं कि वहां से जो निकले ग्रेजुएट होके वो तारीफ करे। अब बीएचयू से जो निकलेगा वो क्या करे? तारीफ करेगा? वो सीधे बोलेगा भाई बांध कफन मार, ककोरी रॉबरी कर दे। काकोरी लखनऊ के पास पड़ता है। चलो, अगला है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग का डेट है 1856 से 1862। आप याद रखना 1857 के रिवोल्ट में कौन आया था? कैनिंग आया था। बोलो। अच्छा सुनो, लॉर्ड डेलहाउसी जो था, इसने एक और चीज करी थी, वो था विडो रिमैरिज एक्ट। वो भी लिख लेना, इस बुक में नहीं है। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट कराया था। किसके? अभी पूरा बताया। किसके कहने पे? ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा बनाए गए बेथुन स्कूल। ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज द प्रिंसिपल एंड फाउंडर ऑफ बेथुन गर्ल्स स्कूल। बोलो बेथुन, BETHUNE, कलकत्ता में था। वहां पर ईश्वरचंद विद्यासागर जी प्रिंसिपल थे। अब यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन होती थी। बोलो। नए नए डेवलपिंग आइडियाज होते थे। उसमें बताया था अगर तुम्हारे देश की महिलाएं विकसित होंगी तो तुम्हारे दोनों हाथ काम करेंगे। जैसे बॉक्सिंग में अगर दोनों हाथ से जो लड़ रहा हो वो सबसे पावरफुल होता है, और जो एक ही हाथ से लड़ रहा है उसका ये वीक है, यही मारो, खत्म। इसी जिम में भी दोनों हाथ के डंबल उठाओ, वरना हर कोई चाहता है ये दिखाता है। आप किसी को बोलो बॉडी दिखाओ तो राइट हैंड तुरंत ऊपर कर देगा। इंग्लिश पढ़ाई थी बेथुन स्कूल में, तो उसके प्रिंसिपल थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो फिर इन्होंने बोला कि सबसे जरूरी है विडो रिमैरिज कराओ। क्या कराओ? सती सिस्टम तुमने रुकवा दिया, अब वो विडो घर पे बैठी हुई है। अब वो विडो जो घर पे बैठी हुई है उसको 10 लोग आके छेड़ते हैं, ये बोलते हैं कि बोझ है हमारे ऊपर, खाना पीना खाती रहती है, काम करने भी नहीं सकते बाहर क्योंकि विडो है, सफेद साड़ी पहनाते हैं, परेशान करते हैं, उसे छेड़ते। तो उन्होंने बोला कि इसकी फिर से शादी करा दो यार। हाँ, कुछ तो करे, शादी करा दोगे तो कम से कम सफेद साड़ी से निकलेगी, ट्रॉमा से निकलेगी। ट्रॉमा से निकलने के बाद तो कुछ नया नया डेवलप कर सोचेगी, अपना भी विकास करेगी, औरों का भी विकास करेगी। तुमने बांध के कोठरी बंद कर दिया है, ऐसा लगा जेल बना दी, लॉकअप में 3 टाइम खाना दे देते हो। आ रहा है समझ में आपके? ईश्वरचंद विद्यासागर was the principal of Bethune School in Calcutta and he advocated heavily for widow remarriage. Hence, Widow Remarriage Act was passed and the first widow remarriage ever in the history of India took place in Calcutta. पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार विधवा विवाह कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था।
और जो एक्ट बना था ये भी कैलकाटा में ही सीमित था, बाद में ऑल इंडिया लेवल पे घूमा है। इन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था सोम प्रकाश, और एक इंदु प्रकाश भी थी। इंदु प्रकाश और सोम प्रकाश, दो बुक्स थी इनकी, प्रकाश डालते थे जी विडोज। सोचो कितने महान आदमी होंगे, इन्हें कितना सोचा होगा। और सब इंग्लिश एजुकेटेड थे। बी आर अम्बेडकर तो इंग्लिश एजुकेटेड थे। पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी है सब विदेश से पढ़ लिख कर आए थे। कितने पढ़े लिखे लोग में जो इतनी बातें कर रहे हैं, सब इंटेलेक्चुअल थे। स्टार्टिंग में इंटेलेक्चुअल अंग्रेजी एजुकेशन पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी वाली चीजें कर रहे थे, बाद में इंडियन एजुकेशन पे पढ़ने लगे तो हमारी जात पात आएगी, अब जात पात दूर करो। आगे चले। लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या हुआ 1856 में, बोलो 1856 में डलहौजी आया था, मतलब जाने वाला था। उसने एंड में जब विडो रीमैरिज एक्ट किया था तो ऐसे करके इंडिया को हिला दिया उसने, इंडिया को पूरा हिला दिया। जब पूरी तरह इंडिया हिल गया तब आया रिवोल्ट होने वाला, अब आए थी बगावत, तो डलहौजी को पता चल गया था कुछ होने वाला है भाई। उसने जब विडो रीमैरिज को छेड़ा तो इंडिया में आग लग गई। कांची से शंकराचार्य गए थे कलकत्ता देखने की विडो रीमैरिज हो सकती है। सोचो, इट वॉज इम्पॉसिबल। वैष्णो देवी से आ रहे थे देखने, दूर दूर से, पूरा कुंभ मेला सज गया था। पहला विधवा विवाह, आप सोचो यार, इमेजिन करो, भारत के इतिहास में अशोक नहीं करा पाए, बादशाह सलामत अकबर नहीं करा पाए, और कोई करा रहा है। पूरे देश के जितने शंकराचार्य हैं, जितने भी धाम है, सबसे आ रहे हैं। अरे ये कब होने लगा रे, हाँ, और हुआ। एंड डलहौजी ने कहा, अरे भाई ये कुछ छेड़ दिया मैंने धर्म को, मैंने यहाँ मधुमक्खी छत्ते को छेड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग किया था, कितना छिड़ गया था इंडिया। अब वहीं अगर कुंभ मेला पे कर देते एक बार, ये कुंभ मेला बाग, दू 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 दू। अच्छा, नागा साधु ऐसे मारते ना, निर्मोही अखाड़ा और जो वो पूरा भारत, पूरे विश्व में नाना घोबरे बनते हैं। हाँ, अरे अरे रुक तू, हाँ, वहाँ पे सिर्फ एक उधम सिंह गए थे, यहाँ कितने उधमी आते। अब तो मैं देख सकते थे कैसे। हाँ, एक सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, वो तक इतिहास में आता है, झेल नहीं पाई थी ब्रिटिश सरकार, हुआ था सन्यासी विद्रोह। धूम मचा ले तुम। कराया ना, धीमे धीमे तो लेकर आओगे, पहले आदमी के बराबर पे तो लेकर आए, सती बंद करवाओ, विडो रीमैरिज, अब उसकी एजुकेशन कराओ। आज देखो विमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा हो गया है, इसी क्लास में लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है। ये सपना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? मिशन शक्ति वाज द एंड रिजल्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो चाहते थे एक दिन ऐसा भी दिन आए कि फीमेल कोचेस हो, पिंक कोच, विमेन रिजर्वेशन हो, ये हो, पिंक टॉयलेट के साथ साथ कि यूपीएससी एग्जाम में लड़कियों की फीस ना लगे, फॉर्म भरने में, कोचिंग में तो लगती है कोचिंग में तो होती है, पर फॉर्म भरने में नहीं होगी। दे रहे हैं, पता करो, ठीक है, कूपन से हमारे, इनको स्क्रैच करो, बर्थडे में इनवाइट हो गए फिर, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, तो सुनो, जब डलहौजी गया तो उसके बाद से पता था कि यहाँ बवाल होने वाला है, तो तुरंत कौन आया? लॉर्ड कैनिंग आया। कैनिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही केम एंड ही वाज इनॉग्रेटिंग द 3 यूनिवर्सिटीज, जो वुड डिस्पैच में बताया गया था। 3 यूनिवर्सिटी जो थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बीएमसी, बॉम्बे महाराष्ट्र, कैलकाटा वेस्ट बंगाल, और मद्रास तमिलनाडु। इनके नए नाम है कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, ठीक है, पुराने नाम ये थे, नए नाम ये। उनमें ये रिबन काट रहा था, इनॉग्रेट कर रहा। सोचो एक ही बार में 3 यूनिवर्सिटियों के इनॉग्रेशन कर रहा है, एक ही साल में। इसका मतलब ये ट्रेन से जा रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को कितना टाइम लग गया था पता है? वहां से जब वो सलेखना करने गए हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, तो वहां से अपने बिहार से लेके कर्नाटक जाने में भद्रराव की मौत आ गई थी। कितने साल लगे होंगे यहाँ?
एक ही साल में टुक, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, टक टक टक, तीनों अलग कल्चर। ठीक ठीक ठीक। उतने में जब देखा कि गवर्नर जनरल बिजी है और विडो रिमैरिज हो चुकी थी, पूरा देश हिल चुका था, तो रिवोल्ट हो गया। एक डलहौजी में एक और चीज लिखना, एक्चुअली डलहौजी वाज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो इतना बड़ा आदमी कि एक बार में नहीं हो पाता डलहौजी। इसने एक लिखो एनेक्सेशन ऑफ अवध डलहौजी में। एनेक्सेशन मतलब अवध पे कब्जा, अवध पे कब्जा, एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। जो नवाब वाजिद अली शाह थे उन पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लग पाए क्योंकि उनके बहुत बच्चे थे, लड़के भी खुद के सगे। तो डलहौजी ने बोला अवध इज लाइक द चेरी ऑन द केक, इफ इंडिया इज meant to be a cake then the cherry is अवध। सबसे इंपॉर्टेंट है अवध, जिसके पास अवध होगा, अवध मतलब उत्तर प्रदेश का ये प्रयागराज और ये अयोध्या वाला इलाका, उसके पास पूरे भारत की कमांड होगी। अच्छा, तो मुझे ये चाहिए। डलहौजी ने बोला मुझे अवध चाहिए। लास्ट में आया, सोचो कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, एंग्लो मैसूर हो गया, मराठा हो गए, एंग्लो सिख भी हो गया। उसके बाद ये देखा बीच में ये बैठे हैं अवध वाले, यूपी। तो वहां पर इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग नहीं पाई। तो वहां देखा कि राजा कौन था, राजा था आपका, कौन थे, लास्ट नवाब ऑफ अवध वाहिद अली शाह। ठीक है, लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन थे आपके, वाजिद अली शाह। ये बहुत भयंकर कथक डांसर थे। क्या थे? कथक मतलब कथा सुनाना, बोलो कथक मतलब कथा सुनाना। रामायण महाभारत की कथा सुनाते थे ये। सोचो नाम क्या है इनका, वाजिद अली शाह। ये है मोहम्मदन, बट इतना सेकुलर कैरेक्टर था कि प्रजा, उन्हें पता है प्रजा हेविली हिंदू है, तो ये महाभारत और रामायण नाम है इनके कथक का, महाभारत कथक, रामायण कथक, कृष्ण कथक, ऐसे करके सुनाया है इन्होंने। ये ऐसे देखो हम कहानी सुना रहे हैं कथक डांस कर करके। तो एक दिन गए होंगे भाई साहब ये कौन, डलहौजी साहब बात करने, तो उसने कथक करके बोला बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, तरीके से बात करना। बताओ मैंने क्या बोला। अब वो आदमी चिड़चिड़ा गए, डलहौजी चिड़चिड़ा गए। डलहौजी ने बोला होगी भाई लड़ाई होगी। ठीक है, ये आदमी गवर्नेंस करने लायक है नहीं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगा रहे हैं, हम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस की गवर्नेंस नहीं कर पाते हैं इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। तो आप सोचो कैसा लगा होगा उत्तर प्रदेश में जो ऐसा सेकुलर राजा हो जो कथक करके महाभारत रामायण बता रहे हैं, आप उसको बोल रहे हो कि तुम गद्दी से हटो। और एग्जाइल मतलब हम राजा को भगा रहे हैं यहाँ से और हमने भेजा था इन्हें बिठूर, बोलो बिठूर, कानपुर के पास पड़ता है बिठूर। ही वाज एक्साइल्ड टू बिठूर। लोग पता है जब वो वाहिद अली शाह निकले तो पैदल पैदल रोते हुए जा रहे थे कि हमारे नवाब हमारे राजा बादशाह जा रहे हैं, रो रहे हैं, और वाहिद अली शाह पूरे रास्ते कथक करते जा रहे थे। ठीक है, ये लेट्स डांस। हाँ, और अपनी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल और उनका बेटे थे बिरजिस कादिर, उसको छोड़ गए, तुम यहाँ पे आगे का डांस कंटिन्यू करना। ठीक है, कहाँ तक गए थे, बिठूर तक। He was exiled to बिठूर, नॉट रंगून। अच्छा कि आप यहाँ नहीं रहो, आप महल में मत रहो, राजा नहीं हो, हमें हर्ट होगा कि तुम राजा हो, जिंदा हो और तुम महल में हो, मार सकते नहीं तुम्हें, कोई पब्लिक रो रही है, पब्लिक पागल हो जाएगी, तो तुम वहां जाओ बिठूर में। अच्छा, बिठूर में इन्हें बंद कर दिया तहखाने में, तो पब्लिक और पागल हो गई। अब ये था एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, कि तुमने ढंग से राजशाही नहीं कर पा रहे, तुम गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हें हटा रहा हूं। ये था एंड स्पार्क। स्पार्क मतलब पूरा भूसा रेडी था तुम्हारा, बिडोरी मैरिज कर दी, तुमने धर्म छेड़ दिया। फौजियों के लिए भी एक्ट आया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, फौजी छेड़ दिए तुमने। तुमने फिर क्या छेड़ा था, ये वाला वाहिद अली शाह। अब तो भाई चिड़चिड़ाएंगे पब्लिक, एंड पब्लिक ने क्या किया, रिवोल्ट। रिवोल्ट किसके टाइम पर, कैनिंग के टाइम पर। किसके टाइम पर हुआ, जो कि इनॉग्रेट कर रहा था यूनिवर्सिटी 3, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, चलो 2 मिनट का वेट करते हैं।
है ना, रोक दो भैया।